मैं डॉक्टर सुप्रभा टुट्टी, हिंदी विभाग, केस कॉलेज सरायकेला, कुल्हान यूनिवर्सिटी, चाईबासा। हम अध्ययन कर रहे हैं गोदान उपन्यास और इसी कड़ी में आज का मेरा विषय है उपन्यास कला की दृष्टि से गोदान की समीक्षा या उसकी आलोचना या उसकी समालोचना। पिछले चर्चा में मैंने उपन्यास के तत्व आपको बतलाए थे। आज हम इन्हीं उपन्यास के तत्वों के आधार पर गोदान की समीक्षा करेंगे। उपन्यास कला के तत्व या उसके उपकरण। उपन्यास कला के 7 तत्व हैं। पहला शीर्षक, दूसरा कथानक या कथा वस्तु, तीसरा पात्र एवं चरित्र चित्रण, चौथा संवाद या कथोपकथन, पांचवा भाषा शैली और छठा वातावरण या देश काल और सातवां उद्देश्य। उपन्यास कला के तत्वों के आधार पर गोदान उपन्यास की संक्षेप में समीक्षा या आलोचना इस प्रकार से है। पहला शीर्षक। उपन्यास का शीर्षक आकर्षक एवं जिज्ञासावर्धक होना चाहिए। शीर्षक से उपन्यास के केंद्रीय विचार की झलक मिलनी चाहिए। प्रस्तुत उपन्यास का शीर्षक गोदान इसलिए रखा गया है कि यह प्रधान पात्र होरी की जीवन प्रधान इच्छा गोदान अर्थात गाय का दान से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है तथा नायक होरी की जीवन वेदना की प्रतीति कराने वाला भी है। उपन्यास के नाम गोदान को ही हम लेते हैं। जमीन की तरह गाय भी सामांती संस्कृति का एक अभिन्न अंग माना जाता है। वह कृषक संस्कृति की शोभा और गौरव है। होरी के मन में गाय की लालसा चिरकाल से ही संचित चली आती है। इसको पाने के लिए वह कर्ज लेता है और छल कपट करने में भी संकोच नहीं करता। जब घर में गाय आ जाती है तब अपनी समस्त विशेषताओं एवं गरीबी के बावजूद भी वह खिल उठता है। गाय भी मर जाती है पर सहस्रों वर्षों की संचित परंपरा, युगों से चले आ रहे सामंतवादी आदर्श इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकती। वे गाय की लालसा की तरह होरी के उपचेतन मन में दबे रह जाते हैं। होरी जीवन की संध्या बेला में टूटा शरीर और उल्लसित मन से गाय लेने के लिए पुनः कटिबद्ध होता है। उसी समय उसके जीवन की गति रुक जाती है। उसके उपचेतन मन में गाय की दबी लालसा स्वप्न चित्र की भांति उभरती है। फिर उसी गाय का चित्र सामने आया, बिल्कुल कामधेनु सी। उसने उसका दूध दुहा और मंगल को पिला रहा था कि गाय एक देवी बन गई और वह सामंती जीवन का यह मुंह लिए मर जाता है। प्रेमचंद ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, परंतु पूरा वातावरण प्रतीकों के मुख से सामंती प्रथा के टूटने की कहानी भी कह उठता है। दूसरा है कथानक या कथा वस्तु। कथानक उपन्यास के तत्वों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कथानक किसी भी उपन्यास का प्राण होता है और उसकी चेतना उपन्यास में स्पंदित रहती है।
गोदान उपन्यास का कथानक सामाजिक है। इसमें आधिकारिक रूप में गांव की कथा और प्रासंगिक रूप में शहर की कथा है। दोनों कथाएं साथ साथ चलती हैं, दोनों परस्पर संबंध है और एक दूसरे के लिए विरोधाभास का काम करती हैं। गांव के व्यवस्थापूर्ण जीवन और शहर के चमक दमक वाले जीवन दोनों को चित्रित करके प्रेमचंद जी ने कथानक के पृष्ठपट को व्यापकता प्रदान किया है। इन दोनों कथानकों की घटनाएं परस्पर इस प्रकार संयुक्त और संबद्ध हैं कि उत्सुकता और कौतूहल की वृत्तियों को पर्याप्त परितोष मिलता है और इस प्रकार कथा में आकर्षण आ जाता है। कथाओं की संयोजना इतनी स्वाभाविक है और घटनाओं का संगठन इतना संयत और यथा आवश्यक है कि केवल कथा की ही सफलता गोदान की सफलता बन जाती है। कथा रेखाओं का काम करती है जिसमें चित्रण का रंग भरने की आवश्यकता रह जाती है, जिसे प्रेमचंद ने निम्न प्रकार संपन्न किया है। वे लिखते हैं, भगवान चाहेंगे तो गाय बहुत दिन घर में रहेगी। ये शब्द हीरा के हैं जो पाठक को चौंका देते हैं और वह कथा के आगामी सूत्रों की ओर देखने लगता है। पाठक की उत्सुकता बढ़ाने के लिए मुंशी जी ने घटना प्रधान और चमत्कारपूर्ण उपन्यासकारों की भांति कृत्रिम योजनाएं नहीं की हैं। जो संयोजनाएं की हैं उनमें एक तारतम्य और घटनाओं एवं दृश्यों में स्वाभाविकता है। पात्र संप्राण हैं, मानवीय हैं, मानवेतर हैं तथा लोकोत्तर नहीं। कभी कभी अगली घटनाओं का आभास मात्र दे दिया जाता है और फिर पूरा प्रसंग देर तक के लिए छोड़ दिया जाता है, किंतु इस छोड़ देने में भी कोई जबरदस्ती मालूम नहीं होती। जब झुनिया घर आती है और होरी द्वारा अपना ली जाती है, तब गोबर के प्रति पाठकों का उत्सुक होना नितांत स्वाभाविक दिखाई देता है। घी दूध अर्जन को भी नहीं। धनिया के सामने यह कठोर वास्तविकता है और होरी का गिरता हुआ स्वास्थ्य दूसरी विभीषिका है। इस वाक्य से होरी की गाय खरीदने की भावी योजना या संकल्प की ओर संकेत करता है। आगे चलकर वह भोला से सौदा भी कर लेता है। इस प्रकार प्राय पूरे गोदान में घटनाओं को गति प्रदान करने वाले उपकरणों की योजना बना ली जाती है। सोना के विवाह की समस्या विकट होकर सामने आती है और उसके प्रति सहज सहानुभूति होने के कारण पाठक को भी चिंता सताते रहती है। तब तक धीरे धीरे प्रेमचंद जी उसके समाधान की ओर बढ़ने का निश्चय करते हैं और पाठक की उत्सुकता को सहलाते हुए समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। होरी को ऋण मिल जाता है और वह आगे कदम बढ़ाता है। भोला है अपने घर का मालिक, लेकिन जब लड़के सयाने हो गए तब बाप की कौन चलती है। कमाता और जंगी अकड़ जाए तो क्या भोला अपने मन से गाय मुझे दे सकेगा? कभी नहीं। होरी की यह शंका भी पाठक के मनोविज्ञान की कसौटी बन जाती है और उपन्यासकार उसे झुलाता हुआ लेता चलता है। इस प्रकार अप्रत्याशित या अनिश्चित आशंकाएं कथानक के कौतूहल की अभिवृद्धि करती है। इस प्रकार समस्त कथानक में या कथा वस्तु में पाठक की वृत्तियों
से खेलने वाले स्थल मौजूद हैं। तीसरा, पात्र एवं चरित्र चित्रण। गोदान में भारत के निम्न मध्यम वर्ग की करुण कहानी है। यह वर्ग गांव में रहता है और शोषित होने के कारण सब तरह से दीन और दलित है। प्रेमचंद ने इस वर्ग की कठिनाइयों, विवशताओं और विपत्तियों का चित्रण बड़ी ही विषादता से किया है। होरी, भोला, गोबर, धनिया, सोना, रूपा, सीलिया, माता दीन, परमेश्वरी और मंगल आदि प्रया सभी पात्र भारतीय ग्रामों की आत्मा के अंगों के रूप में सामने आते हैं। इनके जीवन का सत्य भारतीय निम्न मध्यम वर्ग अर्थात शोषित वर्ग का सत्य है और यही सच्चे भारत की दर्दनाक तस्वीर है। शहर के मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग और शोषक वर्ग के पात्र भी प्रेमचंद जी से बचकर नहीं निकले। इनके खोखलेपन और नैतिक दिवालियेपन से निकट परिचय प्राप्त करने वाले प्रेमचंद इनका भी चित्र वास्तविक रूप में पाठक के सामने लाते हैं। इनको अंकित करने में प्रेमचंद जी यथार्थ चित्रण के कौशल के दर्शन होते हैं। इस वर्ग के प्रति प्रेमचंद को कोई सहानुभूति नहीं है। मिस्टर मेहता, पंडित ओमकार नाथ तथा मिस मालती के रूप में समाज के अन्य अनेक अंग सामने आते हैं। प्रेमचंद के ये पात्र दैनिक जीवन में चलते फिरते मिल जाते हैं। फिर यथार्थ जीवन के दृष्टा और चित्रकार मुंशी जी की आंखों से बचकर कैसे निकल सकते थे। तीसरा, संवाद या कथोपकथन। कथोपकथन में उपयुक्तता, अनुकूलता, संबद्धता, स्वाभाविकता, संक्षिप्तता, उद्देश्यपूर्णता का होना अत्यंत आवश्यक है। ये उसके गुण कहे जा सकते हैं। गोदान के कथोपकथन में या संवाद में बड़ी सजीवता और स्वाभाविकता है। उसमें नाटकीयता का भी प्रचुर समावेश है। गोबर और झुनिया के रोमांच से पूर्व सरस और मार्मिक संवाद का हम एक उदाहरण इस प्रकार देख सकते हैं। झुनिया कहती है, अब तुम काहे को यहाँ कभी आओगे? गोबर कहता है, अगर भिक्षुक को भीख मिलने की आशा हो तो वह दिन भर और रात भर दाता के द्वार पर खड़ा रहे। कहती है झुनिया कहती है, तो या कहो तुम भी मतलब के यार हो। तुम मुझसे भीख ना मांगकर मुझे मोल ले सकते हो और जानते हो दाम क्या देना चाहिए। मेरा होकर रहना पड़ेगा। फिर किसी के सामने हाथ फैलाए देखूंगी तो घर से निकाल दूंगी। इस प्रकार के वाक्यों से पता चलता है कि गोदान में जो संवाद हैं उनमें कितनी सजीवता है और कितनी स्वाभाविकता। पांचवा है देशकाल या वातावरण। गोदान में ग्रामीण समाज का व्यापक और पूर्ण चित्र मिलता है। ग्राम्य जीवन का वैषम्य, असंतुलन, कदाचार और विद्रूपता, इन सबके वर्णन में प्रेमचंद जी ने वातावरण की सृष्टि कर दी है। प्रेमचंद जी ने जो कुछ कहा है ऐसे ढंग से कहा है कि उसका चित्र सामने आ गया हो। पाखंड, अनमेल विवाह, अंधविश्वास, ईर्ष्या, द्वेष तथा सामाजिक जीवन की समस्त बुराइयां तथा अच्छाइयां भी विस्तार के साथ मिलती हैं। इस कृषक के घर के वातावरण का चित्रण इस प्रकार से हम पाते हैं। कोने में तुलसी का चबूतरा है, दूसरी ओर ज्वार के कई पौधे दीवार के सहारे लगे हैं। समीप ही
ओखले के पास ही कुटा हुआ धान पड़ा हुआ है। खपरेल पर लौकी की बेल से लौकियां लटक रही हैं। उसारे में एक गाय बंधी हुई है। छठा है भाषा शैली। एक भाषा शास्त्री यदि अपने कार्य के आधार रूप में भाषा व्याकरणिक नियमों आदि का आश्रय लेता है, तो एक उपन्यासकार मनुष्य की मूल अनुभूतियों के युगानुकूल परिवर्तित अर्थ के आधार पर भाषा के वर्तमान स्वरूप में संशोधन और विकास करता है। आधुनिक साहित्य की नवीन विधाओं में शैली तत्व का महत्व बहुत अधिक है। उपन्यास में यह तत्व और भी वैशिष्ट्यता का कारण रखता है, क्योंकि उपन्यास को आकर्षक रूप प्रदान करने में इसी तत्व का प्रधान योग रहता है। प्रेमचंद जी का भाषा पर पूरा अधिकार है। वह उनके विचारों और भावों की सेविका की भांति सर्वत्र प्रस्तुत रहती है। गोदान की भाषा में भी वही प्रौढ़त्व है जो उसके पात्रों में। कथानक की भांति इसकी भाषा सीधी साधी और प्रभावपूर्ण है। उसमें एक स्वाभाविक प्रवाह है, कृत्रिमता का नाम नहीं है। इनके पात्र अपनी स्थिति के अनुरूप और योग्यता के अनुकूल भाषा का प्रयोग करते हैं। फिर भी अनेक ग्रामीण पात्रों के द्वारा ऐसे शब्द प्रयुक्त करा दिए गए हैं जो खटक सकते हैं, जैसे लतिहौज, अनेली, उड़न धैया आदि। इन शब्दों का अर्थ प्रसंग में ही समझ में आ सकता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो विचित्र तो लगते हैं किंतु समझ में आ जाते हैं, जैसे तुनुक मिजाज, पुछतर, अंधड़ आदि। यदि ये शब्द हिंदी में व्यापक रूप से प्रयोग में नहीं आते, फिर भी गोदान में प्रयुक्त होने पर समझ में आ जाते हैं और इससे प्रेमचंद जी का कौशल ही समझा जा सकता है। प्रेमचंद जी की अपनी एक शैली है, उस पर इनकी छाप स्पष्ट है। प्राय इनके अवतरण बता देते हैं कि इन्हें प्रेमचंद जी ने लिखा है। भाव और भाषा का सुंदर संयोग और सामंजस्य यहाँ दर्शनीय है। वाक्यों में पर्याप्त शक्ति है। भावावेश, आक्रोश, कोमलता, भावुकता, विहलता और स्तब्ध शांति के स्थलों पर भाषा उसके अनुसार ढल गई है, जैसे रात भीग गई। इनकी शैली में एक अद्भुत प्रभाव उत्पादकता है। एक वाक्यांश हम देख सकते हैं। लू चल रही है, बगुले उठ रहे हैं, भूतल धधक रहा है, जैसे प्रकृति ने वायु में आग घोल दी है। सूक्तियों के प्रयोग से मार्मिकता में वृद्धि हो जाती है। बड़े आदमियों के रोग भी बड़े होते हैं। वह बड़ा आदमी ही क्या, जिससे कोई छोटा रोग हो। मुंशी जी की शैली में गीति काव्य का सा आनंद भी प्राप्त होता है। किसी भी उपन्यास में उद्देश्य का होना अत्यंत आवश्यक है। प्रस्तुत उपन्यास का प्रधान लक्ष्य है जीवन के विविध पक्षों का सामाजिक धरातल पर व्यापक चित्रण करना। आदर्श उन्मुख यथार्थवाद की स्थापना ही इस रचना का लक्ष्य रहा है। इस संबंध में आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी जी ने लिखा है कि इस उपन्यास का उद्देश्य भारतीय ग्रामीण जीवन के विविध पक्षों को उपस्थित कर ग्रामीण जीवन की स्थिति का उद्घाटन करना है। यह कार्य समाजवाद का ही पोषक है, यह आवश्यक नहीं है। प्रेमचंद जी ने इस उपन्यास में कोई मार्गदर्शन नहीं किया है।
अपने अन्य उपन्यासों में प्रेमचंद जी ने आदर्शात्मक चर्चा की है और कुछ उपन्यासों में तो सामाजिक सुधार के लिए किसी संस्था विशेष की स्थापना भी करा दी है। इन उपन्यासों में प्रेमचंद जी का सुधार संबंधी वाद झलक भी उठता है, परंतु गोदान में किसी भी वाद की स्पष्ट सूचना नहीं मिलती है। ऐसी अवस्था में गोदान को ना तो समाजवादी कृति कह सकते हैं और ना ही किसी अन्य वाद से ही उसका संबंध हम निर्धारित कर सकते हैं। गोदान निर्विवाद रूप से प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कृति है। एक ओर यह परिपक्व चिंतन का परिणाम है, तो दूसरी ओर इसमें शिल्प विधान का अन्यतम स्वरूप मिलता है। कथा का जैसा सुसंबद्ध और कथा विकास का जैसा स्वाभाविक क्रम गोदान में है, वह प्रेमचंद की पिछली कृतियों में इतनी सफलता से व्याप्त नहीं हुआ है। गोदान में समाजवाद भी हमें देखने को मिलता है और इस संबंध में आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के शब्दों में इस उपन्यास का उद्देश्य भारतीय ग्रामीण जीवन के विविध पक्षों को उपस्थित कर ग्रामीण जीवन की स्थिति का उद्घाटन करना है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद गोदान उपन्यास कला के तत्वों की दृष्टि से पूर्णतः सफल है। गोदान संवेदना और अभिव्यंजना की दृष्टि से अपने युग की प्रतिनिधि रचनाओं का गौरव सहज ही पा लेता है। तत्कालीन समाज के जीवन को कोई भी ऐसी समस्या गोदान में छूटने नहीं पाई है जिसका आंकलन प्रेमचंद ने किया हो।